वैसे तुम्हारे कोर्स में जो है वो मानव का जनन तंत्र है, मानव फिजियोलॉजी है, मानव कार्य की, लेकिन ईस्टर साइकिल के बारे में बता देता हूँ। पहले जनरल बताता हूँ। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि ईस्टर साइकिल तथा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये दोनों साइकिल जो हैं सिर्फ स्तनधारियों की मादाओं में पाए जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र, या जो आप इसको आर्तव चक्र भी कहते हैं, ये सिर्फ प्राइमेट फीमेल्स में पाया जाता है। प्राइमेट फीमेल्स में हम जो है प्राइमेट की मादाओं में 3 जंतुओं को, 3 प्रकार के स्तनधारियों को सम्मिलित करते हैं। पहला तो मनुष्य, दूसरा कपी और बंदर। इनके अलावा जितने भी स्तनधारी हैं, एक मिनट और जानते हैं हम, स्तनधारियों को हम 3 समूह में बांटते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो हम प्रोटोथीरिया और यूथीरिया की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया की बात नहीं करेंगे, सिर्फ यूथीरिया की बात करेंगे। और यूथीरिया में जितने भी गण हैं उसमें प्राइमेट के अलावा सभी की मादाओं में ईस्टर साइकिल होगा, प्राइमेट की मादाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, जिसको मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र को अपन ने 3 अवस्थाओं में बांटा मेन। तो 1 मिनट वो देख लें, फिर ईस्टर साइकिल भी बता देता हूँ। ये 1 से 28 डेज का हम देखते हैं साइकिल में, 28 दिन तक। 1 से 4 फर्स्ट टू 4 ये जो साइकिल होगा, इसमें इसको हम ऋतुस्राव या मासिक स्राव कहेंगे। इस मासिक स्राव में जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो गर्भाशय का एंड्रोमेट्रियम टूटने लग जाता है और इससे रक्त का स्राव होता है, उसको मासिक स्राव कहते हैं। कौन सा हार्मोन कम हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का स्रावण किससे होता है? प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कम हो जाएगा तो क्या होगा? एंड्रोमेट्रियम टूटेगी। एंड्रोमेट्रियम किसका स्तर होता है? गर्भाशय का सबसे आंतरिक स्तर। गर्भाशय के 3 स्तर बताएं। एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम हर महीने बनता है, यदि निषेचन नहीं होगा तो हर महीने टूट जाता है। तो जब एंड्रोमेट्रियम टूटेगा तो उसमें जो ब्लड या रक्त केशिकाएं वो टूटेंगी, तो उनके साथ एंड्रोमेट्रियम के साथ ब्लड बाहर आने लग जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? मासिक स्राव। इसके बाद 5th डे से 13 डेज तक, 5वें दिन से 13वें दिन तक फोलिकल्स का निर्माण, ग्राफियन पुटिकाएं वापिस बनने लग जाती हैं, अंडाणु बनने लग जाता है। इसको हम फोलिकुलर फेज या पुटिका प्रावस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? अब आप मुझे बताएं कि पुटिका प्रावस्था को प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होगा और कहां से होगा? FSH होगा। कहां से होगा? एडिनोहाइपोफाइसिस। तो पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस से पुटिका प्रावस्था में FSH की मात्रा, FSH का फुल फॉर्म क्या होगा? पुटिका प्रेरक हार्मोन की मात्रा काफी बढ़ जाएगी और एंड्रोमेट्रियम का बनना शुरू हो जाएगा और अंडाशय के अंदर जो है पुटिका बन जाएगी, उसमें अंडाणु का विकास हो जाएगा, अंड जनन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। समझ में आया? 14th डे, इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, इसको आप बॉक्स में बंद करें। 14 डे को अंडाणु परिपक्व ग्राफियन पुटिका से निकलकर अंडाशय के बाहर आ जाएगा। इस क्रिया को क्या कहेंगे? अंडोत्सर्ग।
अब आप कह सकते हैं कि इस मासिक चक्र के मिड में, मध्य में अंडोत्सर्ग होता है। 28 दिन का चक्र हुआ, 14वें दिन अंडोत्सर्ग हुआ, इसके बाद 15 से 28वें दिन तक आप जानते हैं जब ग्राफियन पुटिका भस्ट हो गई, अंडाणु उदर गुहा में आ गया, ग्राफियन पुटिका में रक्त भर जाएगा, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? कार्पस हीमोरेजिकम। तो खाली ग्राफियन पुटिका कॉर्पस हीमोरेजिकम में परिवर्तित हो जाएगी। कॉर्पस हीमोरेजिकम LH हार्मोन के द्वारा कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करने लग जाएगा। तो यदि फैलोपियन ट्यूब में अंडोत्सर्ग हुआ, अंडाशय से बाहर अंडाणु आया, वो फैलोपियन ट्यूब में आ गया, मैथुन क्रिया हुई और मान लो शुक्राणु जो है फैलोपियन ट्यूब में अवेलेबल हैं, तो निषेचन की क्रिया हो जाएगी और कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करेगा। यहां तक समझ में आ गया? यदि निषेचन क्रिया फैलोपियन ट्यूब में नहीं हुई, आप जानते हैं अंडाणु की जो लाइफ है वो 24 घंटे होती है, शुक्राणु की लाइफ जो है वो 24 से 48 घंटे होती है। यदि दोनों का समय निकल गया तो निषेचन क्रिया नहीं होगी, अंडाणु नष्ट हो जाएगा और वापस जो है फिर कॉर्पस ल्यूटियम भी नष्ट होने लग जाएगी, प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण बहुत कम हो जाएगा, तो एंडोमेट्रियम वापस टूटने लग जाएगी और 28 में दिन के बाद दूसरा चक्र शुरू हो जाएगा और वही उसमें ब्लीडिंग होना लग जाएगी। समझ में आएगा पूरा? मासिक इस चक्र आर्तव चक्र भी कहते हैं, प्राइमेट फीमेल्स में ही होगा। उसके उदाहरण आपको पता है। अब हम ईस्टर साइकिल समझते हैं। वैसे आपके कोर्स में शायद है नहीं ईस्टर साइकिल, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया रहेगा आपको। ये समझ में आ गया? कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना चाहें आप लोग? चलिए अब हम ईस्टर साइकिल देखते हैं। इसका उदाहरण लिखे आप। प्राइमेट्स के अलावा अन्य यूथेरियंस मादाओं में ईस्टर साइकिल जो है वो सिर्फ जनन काल में ही होगा। ब्रीडिंग सीजन में मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार शुरू होगा। हमने पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को रजोदर्शन कहा। रजोदर्शन से लेकर रजो निवृत्ति तक हर महीने होगा, लेकिन ईस्टर साइकिल सिर्फ जनन काल में होगा। यदि एक जनन काल में एक ईस्टर साइकिल होगा, हम उसे यूनिस्टर्स कहेंगे, एकल। मतलब एक जनन काल में एक बार ही मैथुन क्रिया संभव है। जब ईस्टर साइकिल होगा तब ही मैथुन क्रिया होगी इन जंतुओं में। इसमें मैथुन क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। एक बार ईस्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया तो कंटिन्यू चलेगा, हर महीने में रिपीट होगा। एक जनन काल में एक बार ईस्टर साइकिल हुआ तो एकल कहलाएगा। यदि दो बार हुआ तो डबल, दोहरा या द्विकाल कह सकते हैं आप। ईस्टर साइकिल की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी?
कौन बताएगा? संजय तुम बताओ ईस्टर साइकिल की अवस्थाएं। प्रो पहले लगा दो, प्रो ईस्टर्स, डाइस्टर्स, मेटास्टर्स, तीन अवस्थाएं मुख्य है। प्रो का मतलब प्रथम, उसके बाद डाई, देन मेटा। एक फेज जो है, इसको रेड में लिखो आप, ईस्ट्रस फेज। ये मेटा ईस्ट्रस के पहले होगा और इस ईस्ट्रस फेज में ही मैथुन क्रिया संभव होगी। ईस्ट्रस फेज में ही मैथुन क्रिया संभव। मैथुन क्रिया संभव, ये समझ में आ गया? जब ईस्ट्रस होगा, जब ही फीमेल जो है मेल को रिसीव करेगी। ठीक है, अब वापिस हम हमारे ओरिजिनल टॉपिक पे आ जाएं। तो अंडा से समझ में आ गया, चक्र समझ में आ गया। अब लिखें फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के लिए एक चार्ट बनाएं। अंडवाहिनी को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग इनफंडिबुलम, मध्य का भाग और अंतिम भाग इस्टमस। एम्पुला और इस्टमस के बीच में जो जंक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे? एम्पुलरी इस्टमस जंक्शन। एम्पुलरी इस्टमस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएं आप। और एम्पुलरी इस्टमस जंक्शन पर ही निषेचन क्रिया संभव होगी। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि मादा के शरीर में निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है। कोई योनि लिखता है, कोई गर्भाशय लिखता है, कोई फैलोपियन ट्यूब लिखता है। फैलोपियन ट्यूब सही है, लेकिन दूसरे स्तनधारियों में, यदि हम मानव के स्तनधारी, मानव की बात करें फीमेल की, तो निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? एम्पुला तथा इस्टमस के जंक्शन पर। ठीक है, चलिए। अंडवाहिनी में भी जो अंदर जो आस्तरित होती है वो सीलिएटेड एपिथेलियम होगी, रोमाभी उपकला से आस्तरित। रोमाभी उपकला से आस्तरित होती है। अब यहाँ पे इनफंडिबुलम का जो अंतिम छोर होता है उस पर अंगुली नुमा प्रवर्त पाए जाते हैं, उसे कहते हैं अंगुली नुमा प्रवर्त। क्या कहलाएंगे? फिम्बरी कहलाते। फिम्बरी के बीच में एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को क्या कहेंगे?
तो जब अंडाशय से अंडाणु उदर गुहा में आता है, उदर गुहा से ओस्टियम में फिम्बरी के द्वारा उसे कलेक्ट किया जाता है और ओस्टियम से वो इनफंडीबुलम में पहुंच जाता है और इनफंडीबुलम से एम्पुला, एम्पुला यदि यहाँ पर उसका निषेचन हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो गर्भाशय में जाके नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक 24 घंटे निकल जाते हैं तो नष्ट हो जाए। ये समझ में आ गया। इसके बाद गर्भाशय, गर्भाशय जो है वो एक प्रकार की पेशीय एवं ग्रंथिल रचना होती है। पेशीय एवं ग्रंथिल रचना होती है और इसमें जो पेशी होंगी वो अरेखित प्रकार की होंगी। और आप मुझे एक हार्मोन का नाम बताएं जो इन अरेखित पेशियों में प्रसव काल के अंतिम दिनों में संकुचन पैदा करता है। प्रसव काल के अंतिम दिनों में संकुचन पैदा करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। अब ये भी आप बताएं मुझे कि ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि के किस भाग से होगा? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग, जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे स्त्रावित होता है। यहाँ पे चाहे तो लिख लें आप, ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्त्रावित होता है। अब हम गर्भाशय के पार्ट देखते हैं। आप जानते हैं गर्भाशय को हमने 3 भागों में बांटा। पहला भाग फंडस, दूसरा भाग बॉडी या काय, तीसरा भाग और सर्विक्स किस में ओपन होगी? योनि। अब देखिए यहाँ पे फंडस, काय, सर्विक्स। काय और सर्विक्स के बीच में जो एक छिद्र होगा उस छिद्र को आंतरिक कोष कहेंगे। हमने चित्र में बनाया था, आप देखें, चित्र देखें, आंतरिक कोष। और सर्विक्स तथा योनि के बीच में बाह्य ओस। योनि जो है वो एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलेगी, हम उसे क्या कहेंगे? वेजाइनल ओरिफाइस, इंग्लिश में नाम है वेजाइनल ओरिफाइस। योनि छिद्र, योनि मुख। इस योनि मुख के अंदर एक पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हाइमन कहते हैं। हाइमन के बीच में छिद्र होता है जिससे मासिक चक्र, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो ब्लड बाहर आता है और ये मैथुन क्रिया के समय टूट जाता है, लेकिन कई बार साइकिलिंग करते हुए, जंप करते हुए भी ब्रेक हो जाता है। ये समझ में आ गया। अब गर्भाशय की जो भित्ति है उसमें पाए जाने वाले 3 पेशियों की बात करते हैं, 3 लेयर्स की बात करते हैं। ये समझ में आया? मैं वापस बता देता हूँ। गर्भाशय पेशी एवं ग्रंथिल रचना है
पेशी है तो आप जानते हैं अरेखित पेशी हो गई। ग्रंथिल क्यों कहा मैंने कहा था, आपको ध्यान होगा कि एंड्रोमेट्रियम में स्क्रू के समान ग्रंथियां पाई जाती हैं जो यूटेराइन तरल का स्त्रावन करती हैं। जब मोरूला अवस्था जानते हैं आप, मैं बताता हूँ। जैसे शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन होगा, उस क्रिया को क्या कहेंगे बेटे? निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप जो रचना बनती है उसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। युग्मनज में विभाजन होगा, हम उसे विदलन या क्लीवेज कहते हैं। बार बार विभाजन होता जाएगा तो मोरूला एक ठोस गेंदनुमा जाइगोट एक ठोस गेंदनुमा रचना बन जाएगी, जिसे मोरूला कहेंगे। पहला शुक्राणु तथा अंडाणु का फ्यूजन निषेचन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज या जाइगोट बनता है। जाइगोट में जो विभाजन होगा उस क्रिया को विदलन कहते हैं। विदलन के फलस्वरूप जो रचना बनेगी वो बहुकोशिकीय होती है, उसे मोरूला कहते हैं। एक मिनट लिखो मत, अभी मैं बताऊंगा, बोर्ड पे सारा चार्ट बनाऊंगा, समझ लो, याद करना जरूरी है। मोरूला की कोशिकाएं व्यवस्थित होती जाती हैं और एक नई अवस्था बनाते हैं जिसे ब्लास्टूला कहते हैं। मोरूला के बाद कोरक अवस्था, हिंदी में कोरक कहते हैं, वैसे ब्लास्टूला भी कहते हैं। ब्लास्टूला के बाद जो कोशिकाएं हैं वो 2 या 3 जर्म स्तर बनाते हैं। 2 का मतलब एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म, 3 स्तर बनाए तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मीजोडर्म। ठीक है बेटे, जब ये तीनों जर्म स्तर बन जाते हैं उस अवस्था को गैस्ट्रूला अवस्था कहते हैं। क्या कहेंगे? जाइगोट, विदलन से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला। अब गैस्ट्रूला में 3 जनन स्तर बन गए, जर्म लेयर्स बन गई। अब ये जर्म लेयर्स शरीर के अंगों का निर्माण करने लग जाती। उस क्रिया को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस का मतलब निर्माण, ऑर्गन का मतलब अंग। अंग निर्माण की क्रिया ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाती है। जब ऑर्गेनोजेनेसिस होगा उसके फलस्वरूप भ्रूण बन जाएगा। ठीक है, भ्रूण बन गया, भ्रूण पूरा डेवलप हो जाएगा, शिशु बन जाएगा। तो गर्भावस्था में निषेचन के बाद जो रचना होगी हम उसे मनुष्य में फीटस कहते हैं। क्या कहेंगे? तो गर्भ काल में जो भी भ्रूण का परिवर्धन हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम? फीटस। समझ में आया? ये सब वापस हम रिपीट करेंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तो हम भ्रूणिकी पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी, उसमें वापस सारी स्टेप्स आएंगे। एक बार आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यहां तक समझ में आया? अब ये मैंने कहा पेशीय रचना, तो इसमें कौन सी पेशी हो गई? एरेखित। मैंने कहा ग्रंथिल रचना, तो एंड्रोमेट्रियम में स्क्रू के समान ग्रंथियां पाई जाती हैं जो गर्भाशयी स्त्राव या गर्भाशयी पदार्थ का स्त्रावन करती है। एक मिनट सुने, जब फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बन जाता है, वहां पर विभाजन शुरू हो जाता है, तो उस रचना को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में आने पर 2-3 दिन तक गर्भाशयी जो गुहा है उसमें रहती है। मतलब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय भित्ति पर आरोपित नहीं हो पाता। गर्भाशयी गुहा में रहेगा तो उसे पोषण तो चाहिए उन कोशिका, क्योंकि कंटिन्यू विभाजन हो रहा है कोशिकाओं में। तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं जो गर्भाशयी रस का स्त्रावन करती हैं, वो उस डेवलपिंग भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। नहीं समझ में आया? 2-3 दिन तक जो भ्रूण है वो गर्भाशय की गुहा में रहता है। गुहा में रहता है तो उसको पोषण चाहिए,
तो वो किससे होगा? जो ग्रंथिल, जो एंडोमेट्रियम में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उसके द्वारा गर्भाशयी रस का स्त्रावन किया जाता है, वो पोषण प्रदान करता है। 2-3 दिन किया, उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम पर आरोपित हो जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्लेसेंटा बन जाता है। प्लेसेंटा बनने के बाद मदर की बॉडी से ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन भ्रूण के शरीर में जाएगा और भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जित पदार्थ मां के बॉडी में आ जाए। तो जब तक प्लेसेंटा नहीं बनेगा, ये ग्रंथिल रचनाएं जो एंडोमेट्रियम में पाई जाती हैं वो गर्भाशयी रस का स्त्रावन करती हैं, जो ब्लास्टोडिस्ट को पोषण प्रदान कराता है। समझ में आ गया? इसलिए हमने इसको क्या कहा? क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं। आप जानते हैं गर्भाशयी भित्ति में ये 3 लेयर, बार बार मैंने कल भी रिपीट किया था, अभी भी रिपीट कर दूं। बेटे एक मिनट ध्यान से सुनो। मैट्रियम सबसे बाहर होगी पेरी, पेरी का मतलब बाहरी, पेरीमेट्रियम। अब एक मिनट रुक जाओ। जो बीच की होती है मायो, मीन्स एरेकित पेशियां। मायो का मतलब होता है मसल्स, मायोलॉजी आपने पढ़ा होगा। एक मिनट, पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मायो का मतलब मसल्स। तो जिस स्तर में, गर्भाशय के जिस स्तर में पेशियां पाई जाएंगी, कौन सी पेशियां? एरेकित पेशियां, उस स्तर को मायोमेट्रियम तो लगाना पड़ेगा, मायोमेट्रियम कहेंगे। और सबसे अंदर होगा तो एंडो लगा दो, अब नहीं भूलेंगे। पेरी, मायो, शब्द का मतलब समझो। एक बार जूलॉजी पढ़ लोगे, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। बार बार जूलॉजी में रटने की जरूरत नहीं है, एक बार लेकिन समझना। आप सोचते हैं जूलॉजी को रटना, नहीं, एक बार समझ लो शब्दों का मतलब, बस डिफाइन कर दो। समझ में आ गया? तो 3 गर्भाशय के स्तर होंगे। सबसे बाहरी, बीच का मायो क्यों कहा, और एंडो क्यों कहा? अंदर वाला होता है। और एंडोमेट्रियम हर मासिक चक्र पर टूटता और बनता रहता। समझ में आ गया गर्भाशय? चलिए, मैंने अभी कहा एंडोमेट्रियम ग्रंथिल रचना है, पेशियां मायोमेट्रियम में पाई जाती। कंफ्यूज मत हो, नहीं तो मायो क्यों नाम दिया उसका? फिर हम पूरे गर्भाशय के पूरे स्तर को मायोमेट्रियम कहते थे ना, पेरी कहते ना एंडो कहते। ठीक है ना? समझ में आ गया? अब गर्भाशय एक छिद्र के द्वारा सर्विक्स में खुलता है, सर्विक्स एक छिद्र के द्वारा योनि में खुलता है। अब योनि की बात करें, ये क्लियर हो गया? चलिए एक चित्र बनाते हैं। इंसेमिनेशन साइट कौन सी होती है? इंसेमिनेशन साइट का मतलब है मैथुन क्रिया के समय शिशन द्वारा मादा के किस भाग में वीर्य को छोड़ा जाता है, कोपुलेशन साइट या इंसेमिनेशन साइट? तो योनि को कहते हैं। 2 क्वेश्चन बने, लिखो यहां पे। मैथुन के समय वीर्य को योनि में छोड़ा जाता है, तो कोपुलेशन साइट या इंसेमिनेशन साइट कहते हैं। साइट का मतलब स्थान, कोपुलेशन का मतलब मैथुन, इंसेमिनेशन या कोपुलेशन स्थान या साइट योनि को कहते हैं। योनि में आपने एक ग्रंथि का नाम मुझे बताया था, मादा में कौन सी लिंग ग्रंथि पाई जाती है? बर्थोलिन की ग्रंथि। बर्थोलिन की ग्रंथि योनि में एक चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावन करती है, जो योनि को चिकना तथा चिपचिपा बनाती है। बर्थोलिन की ग्रंथि।
समझ में आ गया? अब देखते हैं, एक चित्र आप यहाँ पे बनाएं। देखिए, ये योनिमुख है, योनि खुलती है। ये भाग जो पूरा रचना जो हमने बनाई है इसको वल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्वा, VULVA। ये वल्वा जो है इसमें दो लिप नुमा रचनाएं, ओष्ठ नुमा रचनाएं पाई जाती हैं। बार के ओष्ठ को दोनों त्वचा के वलय या फोल्ड्स होते हैं। वार के फोल्ड को लीबिया मेजोरा कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेबिया मेजोरा को नर के वृषण कोष के समरूप समजात माना जाता है, होमोलोगस। लिख लो, लिखो, लेबिया मेजोरा को नर के वृषण कोषों के समजात माना जाता है। लिख लिया। अंदर के ओष्ठनुमा रचना को लेबिया माइनोरा कहते हैं। ये तो बाहर का हो गया और ये अंदर का हो गया, इसको लेबिया माइनोरा कहते हैं। अब ध्यान से देखें, लेबिया मेजोरा और माइनोरा दोनों नीचे फ्यूज हो जाते हैं। इस रचना को फोरचेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरचेटी। लिख लिया। वल्वा के ऊपरी भाग पर एक संकुचनशील रचना पाई जाती है जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस को नर के शिशन के समजात माना जाता है। यहां भी क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्लाइटोरिस पर भी बेटे क्वेश्चन आता है। क्लाइटोरिस को नर के शिशन के समजात माना जाता है। लिख लिया। अब देखिए, बोर्ड पे देखें आप, इस रचना के नीचे जो भाग होगा, नीचे गुदा पाई जाती है। गुदा तथा बल्वा के बीच में जो भाग होगा उसको पेरिटोनियम कहेंगे। कुछ जंतुओं में, एक मिनट और बात सुने, जैसे हम रैबिट या खरगोश आपको पढ़ाए, तो जो भी दूसरे स्तनधारी होते हैं, दूसरे यूथेरियंस होते हैं, उनमें इस पेरिनियम भाग में, सॉरी मैं गलत लिख गया, पेरिनियम लिखो इसको, पेरिटोनियम नहीं होता, पेरिटोनियम इस तरह होता है, पेरिनियम, तो हटा दो बीच में से, पेरिनियम। इस पेरिनियम भाग में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे पेरिनियल ग्लैंड्स कहते हैं। वो एक गंधयुक्त पदार्थ का स्रावन करती हैं, उससे अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट किया जाता है। अन्य स्तनधारियों में पेरिनियल भाग में पेरिनियल ग्रंथियां पाई जाती हैं जो अपोजिट सेक्स को, नर मादा को अट्रैक्ट करेगा, मादा नर को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अपोजिट सेक्स को, विरोधी लिंग को आकर्षित करता है। समझ में आ गया? देखो, आप वो क्या लिखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो समझ पहले मैं अभी मैंने कहा कि यूथीरिया में यदि हम प्राइमेट को अलग कर दें तो जो यूथीरियंस बचेंगे उसमें ईस्टर साइकिल होगा। ये क्लियर है? जिनमें ईस्टर साइकिल होगा उनमें वल्वा तथा गुदा के बीच के भाग में जो पेरिनियम भाग है उसमें पेरिनियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथि पाई जाएंगी? पेरिनियल ग्रंथियों का स्रावन गंधयुक्त होता है, वो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गया? विरोधी लिंग को आकर्षित करता है। लेकिन इस प्राइमेट्स में ये अनुपस्थित है। प्राइमेट्स में पेरिनियल ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब देखते हैं, वल्वा के ऊपर का भाग मोन्स प्यूबिस कहलाता है। वल्वा के ऊपर का भाग मोन्स प्यूबिस कहलाता है। ठीक है,
अब इसके बाद स्तन ग्रंथियां देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ पूछना चाहते हैं आप? 2 क्वेश्चन बने। क्लाइटोरिस किसका समजात है? शिशन का। और लेबिया मेजोरा किसका समजात है? वृषण कोषों का। ठीक है, चलिए। स्तन ग्रंथियां, हमने एक टर्म पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा, जोना रेटिकुलरिस। आप लोग बातें कर लें या मेरी बात सुन लें? मेरी बात ही सुन रहे हैं? अच्छा, चलिए। स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। नर और मादा दोनों में होती हैं, लेकिन मादाओं में विकसित रूप से पाई जाती है, पहली बात। दूसरी, स्तन ग्रंथियों की स्थिति अलग अलग स्तनधारी में अलग अलग होती है। अब मैं, आप लोग हंस रहे हैं तो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मादा जो हथनी होती है, हथनी जो भी है मादा एलिफेंट, उसमें स्तन ग्रंथियां कहाँ होती है? कौन बताए? कोई भी बता सकता है? हाथी आपने देखा होगा, फीमेल एलिफेंट, डिस्कवरी पे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे साथ में चलता रहता है, वो दूध पीता रहता है, फिर रुक जाती है, फिर फीमेल फीडिंग करती है, फिर चलते रहते। नहीं पता ना? इसलिए फीमेल एलिफेंट में स्तन ग्रंथियां अग्रपादों के बीच में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? अग्रपादों के बीच में। प्राइमेट फीमेल्स में स्तन ग्रंथियां वक्ष भाग में, वक्ष के अदर भाग में पाई जाती हैं। संख्या, बेटे ह्यूमन फीमेल्स में 2 होती हैं। यदि मैं आपको दूसरे स्तनधारियों की बात पूछूं, गाय के बारे में पूछूं तो कितनी होती हैं? यदि हम बकरी के बारे में पूछें तो, यदि हाथी के बारे में पूछें तो, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग। अब मैं आपको एक ह्यूमन फीमेल जो है उसकी बात बताता हूं। पोलैंड की एक महिला है, उनमें 8 सक्रिय स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। यदि, अब 2 शब्द हैं, हाइपरमेस्टिया, गाइनेकोमेस्टिया। बेटे गाइनेकोमेस्टिया हमने कहीं पे लिखा था, कोई अंतःस्रावी ग्रंथि में लिखा था कि किस हार्मोन्स के अधिक स्त्रावण से नरों में स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, उस अवस्था को गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं। किसी को याद नहीं है? कैसे पढ़ते हैं आप लोग बेटे? मैंने, देखो ध्यान से सुने आप, मैंने कहा था कि एड्रिनल ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स भाग होता है, हम उसे 3 जोन में बांटते हैं। जोना फैसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना रेटिकुलेरिस। मैंने बेटे आप लोगों को बताया था कि जोना रेटिकुलेरिस जो है वो लिंग हार्मोन का स्त्रावण करता है। नर तथा मादा दोनों में लिंग हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है, ईस्ट्रोजन तथा एंड्रोजन्स। यदि, लिखेंगे नहीं आप, यदि नर में ईस्ट्रोजन का स्त्रावण बढ़ जाए तो नर में स्तन ग्रंथियों का विकास बढ़ जाता है। उस अवस्था को गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं। राइट ऑन द टॉप, गाइनेक। देखो पहले बोर्ड पे लिखता हूँ 2 शब्द, एक और लिखता हूँ। अभी मैंने आपको संख्या तो आपको मैंने सबके अलग अलग जंतुओं की बता दी, वो लिख लेंगे आप। 2 टर्म हैं, इनको ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं, पेज के ऊपर लिखें। गाइनेकोमेस्टिया, ये बेटे आप लोग 12th की किताब में नहीं मिलेंगे सारी टर्म्स, पीएमटी के लिए पढ़ना जरूरी होता है। समझ में आया ना इतना डिटेल? और एक होता है हाइपरमेस्टिया।
यदि आपके कोर्स के अनुसार तो अभी मैं पूरा सारा कोर्स ही कंप्लीट करा चुका होता, बहुत डिटेल में, जो आपका बोर्ड में क्लास किताब से। देखो मैंने गाइनेकोलॉजी, गाइनी का मतलब बताया था मादा जनन संबंध। गाइनेकोलॉजिस्ट जो फीमेल डॉक्टर होती है, वो डॉक्टर जो फीमेल के नर जननांगों से संबंधित होती है, इसको गाइनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो गाइनेको मतलब मादा जननांग और मेस्टिया। तो नर में यदि मादा के लक्षण विकसित हो जाएं, मादा के समान स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाएं, उस अवस्था को गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं। समझ में आ रहा है तुम्हारे? नहीं आ रहा? लिख लिया। और कौन से हार्मोन के अधिक स्त्रावण से होगा? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन नर में कहां से स्त्रावित होगा? जोना रेटिकुलरिस से। जोना रेटिकुलरिस किसका भाग है? कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स कौन से? एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स। समझ में आ गया? ये पहले हमने लिख चुके हैं, आप चाहें तो पेज पलट के देख लें। अब वापस आए हाइपर। देखो दो शब्द हैं बेटे, हाइपर और हाइपो। हाइपर का मतलब होता है अधिक हो जाना, जो सामान्य अवस्था होती है उससे अधिक हो जाना हाइपर। जैसे ब्लड प्रेशर है, सामान्य से अधिक हो गया, कहते हैं हाइपर टेंशन हो गया। सामान्य से कम हो गया, हाइपोटेंशन। हाइपर का मतलब बढ़ना, मेस्टिया का मतलब स्तन ग्रंथियां। यदि सामान्य संख्या से स्तन ग्रंथियों की संख्या बढ़ जाए, उस अवस्था को क्या कहेंगे? हाइपरमेस्टिया कहते हैं। बातें नहीं करेंगे आप लोग, डायग्राम को देखें कैसे, कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बक्ष भाग में हमारे पसलियां पाई जाती हैं, पसलियों के बीच में पाई जाने वाली पेशियों को क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। तो हम ये बक्ष भाग बना रहे हैं, ये पसलियां बना रहे हैं, और इनके बीच में रेड रेड जो बना रहे हैं वो इंटरकोस्टल पेशियां हैं, जो इसको पसलियों को अवस्था में बनाए रखती हैं। यहाँ पर आप एक साइड में हार्मोन्स लिख लें जो स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करते हैं। एक दूसरा वो हार्मोन्स लिख लें जो स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्त्रावण के लिए प्रेरित करते हैं। विकास को प्रेरित करने वाले और चित्र बना लिया आपने। अब देखो समझो, बक्ष भाग हो गया, इसके आप जानते हैं बक्ष भाग में पसलियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पसलियां मनुष्य में पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। इनको 3 समूह में बांटते हैं, कौन कौन से? अच्छा छोड़ो, पसलियों के बीच में आपने श्वसन तंत्र पूरा हो गया क्या आपका? कौन सा चल रहा है दूसरा? गोयल साहब कौन सा पढ़ा रहे हैं? कौन सा तंत्र पढ़ा रहे हैं? कौन कौन से पढ़ा दिए? तंत्रिक। चलिए, तो ये पसली है, पसलियों के बीच में जो पेशियां पाई जाती हैं उन्हें इंटरकोस्टल पेशी या अंतरापर्श्युक पेशियां कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? अंतरापर्श्युक पेशियां। देखिए, क्योंकि स्तन ग्रंथियों को सपोर्ट प्रदान करने के लिए, आलंबन प्रदान करने के लिए ये रचना पाई जाती है। प्रत्येक स्तन ग्रंथि के बाहर के भाग में वसा पाई जाती है। अंदर जो है एल्वियोलाई पाई जाती है। एल्वियोलाई के बीच बीच में संयोजी ऊतक भी होता है। ठीक है, एल्वियोलाई चारों तरफ से ग्रंथिल कोशिकाओं से घिरी रहती है। ये आप कह सकते हैं एक कूपिका, एल्वियोलाई का मतलब कूपिका, एक कूपिका अनेक दुग्ध स्त्रावण करने वाली कोशिकाओं से घिरी रहती है। ये कोशिकाएं दुग्ध का स्त्रावण एल्वियोलाई की गुहा में करती है। किस में करेंगे? एल्वियोलाई की गुहा में करेंगे। एल्वियोलाई की गुहा से जो दुग्ध है वो स्तन नलिका में आ जाएगा।
स्तन नलिका से स्तन वाहिनी में आ जाएगा, फिर ये जो मैंने उभार बनाए एम्पुला, एम्पुला में इकट्ठा हो जाता है और एम्पुला से ये लैक्टिफीरस वाहिनी में आता है। प्रत्येक लैक्टिफीरस वाहिनी अलग अलग छिद्र के द्वारा एक उभार पर खुलती है। उस उभार को मानव मतलब महिलाओं के स्तन ग्रंथियों के उभार को चुचुक कहते हैं। लेकिन जितने भी हमारे कैटल्स हैं, मवेशी हैं, मवेशी में जो भी स्तन ग्रंथियां होंगी उनकी सारी एल्वियोलाई एम्पुला में खुलेंगी। एम्पुला जो है एक खाली स्पेस में खुलते हैं, उसको सिस्टर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्न सिर्फ एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, उस पूरी रचना को चुचुक थन कहते हैं। तो गाय भैंसों में आप देखते हैं दूध निकालते हैं तो एक छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। ह्यूमन फीमेल्स में प्रत्येक लैक्टिफीरस वाहिनी अलग अलग छिद्र के द्वारा बाहर निकलती है। समझ में आ गया? ये चुचुक जो है एक गहरे रंग से, भूरे रंग से चारों तरफ से घिरा रहता है, उसे एरियोला कहते हैं। उस भाग को एरियोला कहते हैं। चुचुक चारों तरफ से गहरे भूरे रंग से घिरा रहता है, उसको एरियोला कहते हैं। ठीक तरह समझ में आ गया? अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? अब हम स्टार्ट करेंगे भ्रूणिकी, एम्ब्रियोलॉजी। आपकी बुक में एम्ब्रियोलॉजी जनन तंत्र के साथ दे रखा है, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ते हैं कुछ। तो ये समझ में आ गया? कोई भी क्वेश्चन आपका पूछना हो? चलिए, अब आपने दो शब्द पढ़े होंगे, एक को कहते हैं भ्रूणिकी और दूसरा परिवर्धनात्मक जैविकी। अब मैं 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। लिख लिया दोनों शब्द? सब लिखना बंद करेंगे तो पूछूंगा, डरने की कोई बात नहीं। क्वेश्चन पूछे वो क्वेश्चन मैं पूछता हूं जो आपको मैं बता चुका हूं, बस रिवाइज कराना है मुझे। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? कितना सीधा क्वेश्चन पूछा, आप बेकार में डर रहे थे। जीव विज्ञान के जनक, वेरी गुड, देखो सबको आता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान के जनक का नाम बताएं। अरस्तु, इसमें सोचने की क्या बात है? मैं सारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर एक ही है, बस पूछ रहा हूं आपसे। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक, वर्गीकी के जनक अरस्तु, भ्रूणिकी के जनक अरस्तु। ये लिख लें बेटे, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अरस्तु, भ्रूणिकी के जनक अरस्तु। लिख लिया? क्वेश्चन मार्क तो कौन लगाएगा? आप लगाएंगे? दूसरा क्वेश्चन, भ्रूणिकी को इंग्लिश में एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। एम्ब्रियोलॉजी शब्द भी अरस्तु ने दिया था। एम्ब्रियोलॉजी शब्द भी अरस्तु ने दिया था। अरस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबको याद है, वेरी गुड, देखो सबको याद है, लिख लिया। अब एक क्वेश्चन वापस, मैंने दो शब्द लिखे, भ्रूणिकी और परिवर्धनात्मक जैविकी, दोनों में क्या फर्क है? पहले तो भ्रूणिकी का मुझे आप परिभाषा बताएं, मैं बता दूं। भाई एम्ब्रियो और लॉजी, लॉजी का हमने मतलब पढ़ा कि अध्ययन, और एम्ब्रियो का अध्ययन, भ्रूणों का अध्ययन भ्रूणिकी कहलाता है। सामान्य, एक मिनट रुके, इतनी जल्दी नहीं करें। यदि हम इसके शब्द को तोड़कर परिभाषा बनाएंगे तो भ्रूणों का अध्ययन कहलाएगा, लेकिन इसमें हम युग्मक जनन से लेकर शिशु जन्म तक जो भी अवस्थाएं होगी सभी का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया? परिवर्धनात्मक जैविकी, भ्रूणिकी का, अरे फिर लिखने लग गए बेटे, मैं लिखाऊंगा। भ्रूणिकी का विस्तृत अध्ययन परिवर्धनात्मक जैविकी कहलाता है। भ्रूणिकी का विस्तृत अध्ययन
परिवर्धनात्मक जैविकी। और ये जो शब्द है जिसको हम इंग्लिश में डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहेंगे, बेरिल ने दिया था। किसने दिया था? तो आप लिख लो, परिवर्धनात्मक जैविकी के बारे में बेरिल ने बताया था। लिख लिया? भ्रूणिकी का अब परिभाषा लिख लो, भ्रूणों का अध्ययन। और परिवर्धनात्मक जैविकी में लिखो भ्रूणिकी का विस्तृत अध्ययन। यहां तक समझ में आ गया? अब स्टार लगा के नीचे लिखें, इस विज्ञान में युग्मक जनन, कोमा, निषेचन, विदलन, कोरक भवन, गैस्ट्रुलेशन, अंगों का निर्माण, तथा भ्रूण का पूर्ण परिवर्धन सम्मिलित किया जाता है। लिख लिया? अब क्लियर हो गया दोनों शब्दों का मतलब। अब हम दो समूहों में वैज्ञानिकों के नाम देखते हैं जिन्होंने भ्रूणिकी में हमें कुछ बताया। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, 50 वैज्ञानिक हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ कुछ ही बताऊं, दो नहीं बताऊंगा, दो समूह कहा मैंने। देखते हैं, एक तो मैंने अभी बताया था आपको, अरस्तु। ये बीसी का क्या मतलब होता है? यस, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पूर्व। जब ईसा के पूर्व जो समय चलता था बेटे, वो उल्टा चलता था। 384 से 322 ईसा का जन्म हो गया। फिर अभी कौन सा चल रहा है? 2013। तो ये समझ में आया? तो हमेशा ये उल्टा लिखा जाता है, ठीक है। ईसा के पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, सी फॉर क्राइस्ट, क्राइस्ट का मतलब। अच्छा, अब देखें अरस्तु। तो बेटे यहाँ पे 4 पॉइंट आप लिख लें। इनको हमने किस किस का जनक बताया था? पहला किसका बताया था? जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक, वर्गीकी के जनक, और फटाफट लिख लो जल्दी से, अपने आप लिख लो, चाहे याद है तो लिख लोगे तो ठीक रहेगा। लिख लिया? अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये तो बताएं, इनको भ्रूणिकी का जनक क्यों बता दिया आपने? तो लिखें, इन्होंने सर्वप्रथम, ये नहीं लिखना है अभी, तो इसको समझाऊंगा ना, पहले जो लिखा रहा हूं वो लिखे आप। इन्होंने सर्वप्रथम मुर्गे के परिवर्धन के बारे में बताया था। मुर्गे के परिवर्धन के बारे में बताया था। फिर स्टार बना के लिखें। यदि आपके पास दूसरे कलर का पेन है तो उससे लिखें।
इन्होंने बताया था कि अंड में या अंडाणु में इन्होंने बताया था कि अंडाणु में एक अदृश्य शक्ति पाई जाती है। अदृश्य शक्ति मतलब जो दिखाई नहीं देती, जो परिवर्तन को एक दिशा देती है, जो परिवर्तन को एक दिशा देती है, उसे जैव प्रभाविता कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? जैव प्रभाविता कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अरस्तु की 2 पुस्तकों के नाम बताओ। कौन बताएगा? जिन अरस्तु ने जो पुस्तक लिखी थी जिनमें ये बताया था उसके बारे में। यस बेटा। देखो भूल गए आप लोग, तो पहला तो लिख लो हिस्टोरिया एनिमेलियम। अब 2 मैं और बता देता हूं तो 3 हो जाएंगी। देखें, पहला आपने लिख लिया हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, हमने पहले पढ़ लिया था इसके बारे में। दूसरा डी जनरेशन एनिमेलियम, डी जनरेशन एनिमेलियम। तीसरा दी ट्रीटाइज ऑन एम्ब्रियोलॉजी, और इसी में जो है वो मुर्गे का परिवर्तन के बारे में उन्होंने बताया। लिख लिया क्या आपने? मैंने तो कहा ही नहीं था कि लिखना है आपको। वेरी गुड, चलो लिखना तो अच्छी बात है। सबने लिख लिया? अब देखो, हाँ बोले, लिख लिया सबने? अब बोर्ड पे देखें, सब कोई नहीं लिखेगा। जब लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो बाद में लिख लेना, पहले एक समझ लें हम, ठीक है ना, इन शब्दों का मतलब समझ। एक बार याद कर लेंगे, फिर घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जूलॉजी में पढ़ाता हूँ तो आप अपने हिसाब से सोचेंगे, पढ़ेंगे तो फिर बार बार पढ़ना पड़ेगा। देखो ये शब्द पहले लिखा मैंने, पूर्व रचना। हमने अभी, मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था कि पहले जब लैंगिक जनन होता है तो युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों से
जब उनका संयोजन होगा तो निषेचन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में विदलन होगा तो मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गेस्टुला बनेगा, उसके बाद भ्रूण बनता है। यदि आज हम ये पूर्व रचना सिद्धांत की बात करते हैं तो हम सब हंसने लगेंगे। पहले के वैज्ञानिक, आप ये सोचेंगे कि पहले के वैज्ञानिक ऐसा मत दे गए, ऐसा सिद्धांत दे गए जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन बेटे ये बहुत सालों पहले की बात। इन्होंने ये कहा, पूर्व रचना सिद्धांत का मतलब है कि भ्रूण अंडे में या अंडाणु में या शुक्राणु में वयस्क का मुड़ा हुआ पारदर्शक रूप, वयस्क का मुड़ा हुआ पारदर्शक रूप पहले से ही पाया जाता है। सिर्फ ओबिस्ट मतलब ओबा, ओबा का मतलब अंडाणु, अंडाणु में ये, एक मिनट ध्यान से सुने, हेलर, बॉनेट, स्प्लेंजानी तथा मेलपिगी ने बताया था कि किसी भी जंतु के अंडाणु में, ओबा में, उसके वयस्क का सूक्ष्म रूप फोल्डेड, मुड़े तुड़े अवस्था में अंडाणु में पाया जाता है, पहले से पाया जाता है, पूर्व में पाया जाता है। शुक्राणु सिर्फ उसको प्रेरित करता है कि भाई बड़े हो जाओ। आज हम सोचें थे ऐसे वैज्ञानिक ऐसी कैसी बातें करते थे। तो इसको कहते हैं पूर्व रचना सिद्धांत। इस मत को हमने ओबिस्ट कहा। इन चारों वैज्ञानिकों ने कहा कि अंडाणु में जो छोटा रूप होता है, आपने एक शब्द पढ़ा होगा पेंटिंग में, मिनिएचर पेंटिंग, सुना है किसी ने नाम? बेटे कई ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो ब्रश होता है जिससे आप चित्रकारी करते हैं, उसका एक बाल लेते हैं और एक बाल से चित्रकारी करते हैं, बहुत महीने इसको माइक्रोस बड़ा सा लेंस से देखना पड़ता है कि क्या बना रखा। आपने पढ़ा होगा किशनगढ़ में एक आदमी ने ऐसी पेंटिंग बनाई, उसमें महाभारत के पता नहीं हजारों जो है वो महाभारत उसमें बना रखे हैं चित्र में। हमको तो एक दिखेगा, ताजमहल बहुत से बना रखे हैं हजारों, वो कई करोड़ की पेंटिंग है, 2-3 करोड़ उसमें पेंटिंग है। तो एक बाल से बनाए, तो किसी भी जैसे छोटा सा रूप आप बनाएं उसको मिनिएचर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मिनिएचर। आप हिंदी में कहें सूक्ष्म रूप। आपने बोनसाई पौधे का नाम सुना है क्या? क्या होता है बेटे? सर वो है ना, मतलब कि वृद्धि नहीं करते, वो छोटे ही रहते हैं। तो उन बोनसाई पौधों को, जैसे 50 साल का पौधा है बरगद का, वो इतना सही रह गया, उसकी जड़ों को ट्रिम करते रहते हैं, उसको बोनसाई या मिनिएचर प्लांट कहते हैं। तो मिनिएचर का मतलब सूक्ष्म रूप। तो यदि सूक्ष्म रूप, वयस्क का सूक्ष्म रूप अंडे में पाया जाए तो हम उस मत को क्या कहेंगे? ओबिस्ट मत। और इन वैज्ञानिकों को ओबिस्ट कहते हैं। समझ में आ गया? सिर्फ जब शुक्राणु उस अंडाणु से टच होगा तो वो मिनिएचर को प्रेरित कर देगा कि भाई बड़े हो जाओ। अब हम दूसरा मत देखते हैं। फिर दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ हमें भी तो कुछ बताना है। तो लीवेनहॉक एवं हार्ट्सहोकर ने कहा कि नहीं, अंडे में मिनिएचर नहीं पाया जाता, शुक्राणु के हेड में पाया जाता है और उसे ह्यूमनकुलस या एनिमलक्यूल कहते हैं। उसे क्या? ह्यूमनकुलस, ह्यूमन मानव, मानव का सूक्ष्म रूप उसके शुक्राणु के हेड या सीड्स में पाया जाता है। जब वो फ्यूजन होता है तो वो बड़े हो जाते हैं। और आप लोग बेटे क्या कहेंगे हम उसको? अब मैंने एक और शब्द बोला, ह्यूमनकुलस या एनिमलक्यूल। ये एनिमलक्यूल शब्द मैंने कहीं आपको बताया था बेटे? मैंने कहा था कि प्रोटोजोआ के जंतुओं को जंतु नहीं कहते, जंतुक कहते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्मदर्शी होते हैं। तो ये भी सूक्ष्म रूप है, तो हमने इसको भी क्या कह दिया? एनिमलक्यूल। या ह्यूमन का है एनिमलक्यूल तो ह्यूमनकुलस, याद हो जाएगा। ह्यूमन, ह्यूमनकुलस, एनिमलक्यूल।
समझ में आ गया? तो ये सिद्धांत को पूर्व रचना सिद्धांत कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? अब हम इस पूर्व रचना सिद्धांत को डिस्कार्ड करते हैं, एक दूसरे वैज्ञानिक लेते हैं, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। अभी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। इन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेचर में गलत। इन्होंने कहा, एक कैस्पर फ्रेडरिक भी थे, उन्होंने कहा कि अंग निर्माण के बाद शिशु बनता है, तो उसने सबसे पहले पूर्व रचना सिद्धांत की मान्यता खत्म की। कैस्पर फ्रेडरिक ने सबसे पहले बताया कि अंगों के निर्माण के बाद शिशु का निर्माण होता है। तो ये खत्म हो गया कि पहले से पाया जाता है या वो पाया जाता है, कि भाई पहले फर्टिलाइजेशन होगा, विदलन होगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा, उसके बाद भ्रूण बनेगा, अंग बनेंगे, भ्रूण। सही बात है, यही हम पढ़ेंगे। फिर एक दूसरे वैज्ञानिक आए। अभी हमने अरस्तु को भ्रूणिकी का क्या कहा था? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं? आधुनिक भ्रूणिकी का जनक कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। अब बेटे लिखें आप, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। ये दोनों मत समझ में आ गया ना? कुछ पूछना चाहे मिटा दूं? हाँ, लिख लो लिख लो, बिल्कुल याद होना चाहिए। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, पूर्व रचना सिद्धांत पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का मैंने नाम बोला, लीवेनहॉक, कुछ आपको कुछ याद आया? क्या बताया था सर? देखो, फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी लीवेनहॉक को कहा था हमने, प्रोटोजुआ के जंतु का अध्ययन, और उस प्रोटोजूलॉजी का जनक किसको कहा था? एंटोनी वॉन। एक और बात, सबसे पहले ह्यूमन स्पर्म, मानव का शुक्राणु, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। देख लें, काम आएगा। क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं, हमको सब याद होना चाहिए। लिख लिया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने मानव शुक्राणुओं को सर्वप्रथम देखा था। लेकिन स्टार में ये इतना इंपॉर्टेंट बात, और आप नीले पेन से लिख रहे हो, रेड पेन, ग्रीन पेन, सब तरह के लाया करो, बहुत अच्छा लिखा करो। मैं कभी, हम नहीं लिखते, कितना सिस्टमेटिक लिखते हैं हर चीज़ का। डायग्राम बनाएंगे तो अलग अलग कलर से आपको पता चल जाए। लिख लिया? अब हेडिंग डालें, अर्नेस्ट, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। पूरा नाम लिख रहे हैं हम, लेकिन बेयर का सिद्धांत के नाम से फेमस है, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। इन्होंने कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर लिख लिया, पहला पॉइंट लिखें इस पे। हाँ बोले। कैस्पर फ्रेडरिक, मैंने जान करके उसको नहीं लिखा है, नहीं तो आपको लगेगा बहुत सारे वैज्ञानिक लिखा दिए, चाहे तो ऊपर लिख लें आप। कैस्पर फ्रेडरिक ने सबसे पहले पूर्व रचना सिद्धांत की आलोचना की। पूर्व रचना सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने बताया कि भ्रूण का निर्माण अंगों के बनने से होता है, अंगों के बनने से होता है। लिख लिया? अब पहला पॉइंट लिखे हैं, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, फादर ऑफ मॉडर्न
एम्ब्रियोलॉजी, आधुनिक भ्रूणकी के जनक, आधुनिक भ्रूणकी के जनक। लिख लिया? लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा लिखे, इन्होंने सर्वप्रथम अंडे के बारे में बताया था, अंडाणु के बारे में बताया था। तीसरा पॉइंट, देखिए सबने लिख लिया? चलिए बेटे, मैंने आपको जब कोर्डेटा में पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको बताया था कि कोर्डेटा के 3 मूलभूत लक्षण होते हैं, कौन कौन से? वेरी गुड, एक पहला, और चलिए कोई बात। तीसरा पॉइंट में पहले लिख लो, अभी मैं वापस समझाऊंगा। तीसरे पॉइंट में लिखो, इनके अनुसार किसी भी जंतु के, इनके अनुसार किसी भी जंतु के सामान्य लक्षण का निर्माण सबसे पहले, सामान्य लक्षण का निर्माण सबसे पहले तथा विशिष्ट लक्षणों का निर्माण सबसे बाद में होता है। विशिष्ट लक्षणों का निर्माण सबसे बाद में होता है। लिख लिया? अब एक मुझे बताएं, आपकी बुक में कोई ऐसा चित्र दे रखा है कि कोर्डेटा के जैसे मछलियां, मेंढक, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारियों के भ्रूण का एक साथ चित्र दे रखा, दे रखा है? यदि हम देखेंगे सभी के भ्रूणों की प्रारंभिक अवस्था एक सी दिखाई देती है, एक सी दिखाई देती है, सब ऐसे टेढ़े मेढ़े। अब इस सिद्धांत को समझते हैं। सपोज कोई भी मानव का भ्रूण डेवलप हो रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले उसमें सामान्य लक्षण विकसित होंगे। अब अभी मैंने 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स आपको पूछे, तो सबसे पहले कोर्डेटा के लक्षण उसमें विकसित होंगे। कोर्डेटा के कौन से लक्षण? पहला, जीवन की किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड का पाया जाना, जीवन की किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड का पाया जाना। दूसरा, ग्रसनी का क्लोम दरारों से छिद्रित होना, नहीं बताया, चलो किसी और को बताया हो। तीसरा, मध्य पृष्ठ सतह पर एक खोखली तंत्रिका रज्जु का पाया जाना। तो ये तीनों कैरेक्टर फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर हैं, तो इनका विकास सबसे पहले होगा। फिर स्तनधारियों का जो स्तनधारियों के जो विशेष लक्षण हैं वो बाद में बनेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार। समझ में आ गया? वॉन बेयर ने यह बताया था कि किसी भी जंतु के सामान्य लक्षण का निर्माण सबसे पहले होता है और उसके विशिष्ट लक्षणों का निर्माण बाद में होता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम परिवर्धनात्मक जेबीकी का एक चार्ट बनाते हैं कि किस क्रम में हम उसे पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब एक चार्ट बनाएं। वॉन बेयर का लिख लिया? टाइम हो गया?